चलिए आज भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे मोड़ की बात करते हैं जिसने ना विरोध का तरीका ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है असहयोग आंदोलन की। एक ऐसी क्रांति जो शुरू तो हुई पर शायद अधूरी रह गई। सोचिए जरा, एक मजबूत साम्राज्य और उससे लड़ना है, पर बिना हथियारों के। कैसे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और बताएं, 1920 में लाखों भारतीयों के मन में भी ठीक यही सवाल घूम रहा था। इसका जवाब मिला एक ऐसे आंदोलन में जिसकी रणनीति सच कहूं तो पहले कभी देखी ही नहीं गई थी। तो ये जो आंदोलन था ना, ये कोई एक रात में खड़ा नहीं हो गया। इसके पीछे सालों का गुस्सा था। दरअसल ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो बढ़ता हुआ अन्याय था, जो वादे तोड़े गए थे, उसकी सीधी सीधी प्रतिक्रिया थी। बस भारतीय जनता के सब्र का बांध अब टूटने की कगार पर था। देखिए, एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हुईं जिसने भारत को विद्रोह की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया। मार्च 1919 में आया रॉलेट एक्ट। फिर ठीक अगले महीने अप्रैल में जलियांवाला बाग का वो भयानक नरसंहार हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इसी बीच खिलाफत आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम एकता को एक नई मजबूती दी। और बस दिसंबर 1920 आते आते कांग्रेस ने फैसला कर लिया कि अब एक देशव्यापी आंदोलन शुरू करना ही होगा। इस शैतानी सरकार के साथ सहयोग करना पाप होगा। ये शब्द महात्मा गांधी के थे। वही गांधी जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के एक वफादार सहयोगी माने जाते थे। लेकिन जलियांवाला बाग की उस एक घटना ने उनका विश्वास पूरी तरह से तोड़ दिया और उन्होंने सहयोग की जगह असहयोग का रास्ता चुन लिया। तो आखिर योजना क्या थी? गांधी की ये योजना ना सुनने में जितनी सीधी थी उतनी ही क्रांतिकारी भी थी। आइडिया सिंपल था, अगर दुश्मन से लड़ना है तो सबसे पहले उसकी मदद करना बंद कर दो। ये एक ऐसा विचार था जो वाकई में ब्रिटिश शासन की जड़ें हिला सकता था। और इस पूरी योजना के दिल में था एक शब्द, सत्याग्रह। ये सिर्फ कोई विरोध प्रदर्शन नहीं था, नहीं, ये एक पूरा का पूरा नैतिक और राजनीतिक दर्शन था। इसका मतलब था सत्य का आग्रह, मतलब सच्चाई और अहिंसा की ताकत से अन्याय का सामना करना। तो इसे लागू कैसे किया गया? इसके 4 बड़े कदम थे। पहला, ब्रिटिश स्कूल, कॉलेज, अदालतें, सरकारी नौकरियां, सबका बहिष्कार करो। दूसरा, विदेशी सामान खासकर कपड़ों का बहिष्कार करो ताकि उनकी अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचे। तीसरा, स्वदेशी को बढ़ावा दो, अपने देश का बना हुआ पहनो, इस्तेमाल करो, खासकर हाथ से बना खादी। और चौथा, अंग्रेजों से मिली सारी उपाधियां और सम्मान लौटा दो। हर एक कदम का बस एक ही मकसद था, ये दिखाना कि हम तुम्हारे शासन में अब अपनी सहमति नहीं देते। और इन सब के साथ गांधी जी ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी वादा किया। उन्होंने कहा कि अगर इन सब कदमों का पूरी तरह से पालन किया गया ना, तो सिर्फ 1 साल के अंदर स्वराज मिल जाएगा। बस इस एक वादे ने पूरे देश में जैसे एक नई जान फूंक दी और आंदोलन की शुरुआत जबरदस्त हुई। मतलब पूरे भारत में ऐसी लहर दौड़ी जिसका किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से सोया हुआ एक देश एक साथ जाग उठाओ। लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी ने इस दौर को याद करते हुए लिखा, जब मैं 1921 के असहयोग के दौर को याद करता हूं तो मेरी आंखों के सामने एक तूफान की तस्वीर आ जाती है। और ये शब्द इस आंदोलन के पैमाने को बिल्कुल सही तरीके से बताते हैं। ये सिर्फ एक राजनीतिक विरोध नहीं था, ये एक सामाजिक तूफान था जिसने झोपड़ियों से लेकर महलों तक हर किसी को अपनी चपेट में ले लिया था। इस आंदोलन की असली ताकत पता है क्या थी? इसकी एकता। कमाल के हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिली जब खिलाफत आंदोलन भी इसके साथ आ मिला। महिलाएं घरों से निकलकर सड़कों पर आ गईं, धरने दिए, जुलूस निकाले। और सबसे बड़ी बात, ये आंदोलन पहली बार शहरों की सीमाएं लांघकर गांव-गांव, कस्बे-कस्बे तक पहुंच गया था। किसान, मजदूर, छात्र सब एक साथ खड़े थे। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ योजना के हिसाब से चल रहा है। मंजिल करीब थी, लेकिन फिर एक जगह हिंसा की एक चिंगारी भड़की और इस एक घटना ने आंदोलन का रुख ही मोड़ दिया, क्योंकि इसने आंदोलन के सबसे बुनियादी सिद्धांत अहिंसा को तोड़ दिया था। जगह थी उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा कस्बा चौरी चौरा। तारीख 4 फरवरी 1922। यहां जो हुआ उसने भारत के इतिहास की दिशा ही बदल कर रख दी। 22 ये वो संख्या है जितने पुलिसकर्मी उस दिन मारे गए थे। हुआ ये कि प्रदर्शनकारियों के गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी और उसमें 22 पुलिस वाले जिंदा जल गए। सिर्फ एक संख्या, लेकिन ये उस दिन हुई हिंसा की भयावहता बताने के लिए काफी है।
इस एक घटना ने गांधी जी को एक बहुत बड़ी नैतिक दुविधा में डाल दिया। सोचिए, उनका पूरा आंदोलन अहिंसा के मजबूत खंभे पर खड़ा था और अब वही आंदोलन हिंसा का रूप ले रहा था। उनके सामने एक ही सवाल था, क्या एक ऐसा आंदोलन जिसमें हिंसा आ गई हो, उसे जारी रखना सही है? और उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने हर किसी को, सचमुच हर किसी को हैरान कर दिया। 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने अचानक पूरे देश में चल रहे इस आंदोलन को रोक दिया, इसे वापस ले लिया। उनके कई करीबी नेता, लाखों लोग जो सड़कों पर थे, सब निराश थे, हैरान थे कि ये क्या हो गया। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या ये आंदोलन एक नाकामी थी या फिर ये आने वाले संघर्षों के लिए एक मजबूत नींव थी? चलिए जरा इसके नतीजों को करीब से देखते हैं। तो देखिए, इसकी बैलेंस शीट बड़ी दिलचस्प है। अगर उपलब्धियों की बात करें तो ये भारत का पहला सच्चा जन आंदोलन था। इसने गजब की हिंदू मुस्लिम एकता दिखाई और आम लोगों में राजनीतिक चेतना जगा दी। लेकिन इसकी कमियां भी थीं। 1 साल में स्वराज का वादा पूरा नहीं हुआ। हिंसा ने इसके मूल सिद्धांत को तोड़ दिया और इसे अचानक वापस लेने से लोगों में एक निराशा भी फैल गई। लेकिन अगर इसके दूर तक जाने वाले असर की बात करें ना, तो वो बहुत गहरा था। इसी आंदोलन ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को सही मायनों में एक आम जनता की पार्टी बनाया। इसी ने गांधी जी को स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा नेता बना दिया। और हाँ, इसी ने पूरी दुनिया को दिखाया कि बिना हथियार उठाए भी लड़ा जा सकता है। असल में इसी आंदोलन ने सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो जैसे बड़े आंदोलनों की जमीन तैयार की। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब लाखों लोग एक साथ सड़क पर उतरते हैं, एक जुनून के साथ, तो क्या एक बड़े जन आंदोलन को पूरी तरह से अहिंसक रखना कभी भी पूरी तरह से मुमकिन है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद आज भी उतना ही मौजू है।